नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं आपके लिए देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर मनीष, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। किसान संगठनों में पड़ी फूट, गुरनाम चडूनी की खुली पोल, कांग्रेस नेता से आंदोलन के नाम पर 10 करोड़ रुपए लेने का आरोप। किसान संगठनों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, कहा लॉ एंड ऑर्डर्स के तहत निकाली जाए ट्रैक्टर रैली, दिल्ली पुलिस पर छोड़ा फैसला। अर्नब व्हाट्सएप चैट लीक मामले में पाकिस्तान ने की दखलंदाजी, इमरान खान ने मोदी सरकार को घेरा, कांग्रेस ने भी अलापा पाकिस्तान करार। बंगाल में शिवसेना की एंट्री के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कर्नाटक के इलाकों पर ठोका दावा, सीएम येदियुरप्पा ने दिया जवाब, नहीं देंगे 1 इंच भी जमीन। पाकिस्तान में सिंध देश की मांग के लिए पीएम मोदी से अपील, आजादी के नारों के बीच रैली में दिखाए पोस्टर। रुक करते हैं पहली खबर की ओर। किसान आंदोलन को लगातार बढ़ावा देने वाले किसान संगठनों में फूट पड़ती नजर आ रही है। 17 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्यों और हरियाणा के बड़े किसान नेताओं की मीटिंग हुई। इस दौरान गुरनाम सिंह चडूनी पर आंदोलन को राजनीति का अड्डा बनाने, कांग्रेस समेत नेताओं को बुलाने और दिल्ली में एक सक्रिय हरियाणा के एक कांग्रेस नेता से आंदोलन के नाम पर करीब 10 करोड़ रुपए लेने के गंभीर आरोप लगे। आरोप था कि वे कांग्रेसी टिकट के बदले हरियाणा सरकार को गिराने की डील भी कर रहे हैं। डॉक्टर मनीष, अब किसान संगठनों में फूट पड़ रही है, अब इस किसान आंदोलन की क्या रुख होने वाला है इस आंदोलन का? देखिए, किसान संगठनों के बीच कई मसलों के ऊपर अब फूट साफ साफ नजर आ रहा है। जहां तक जो खबर आपने दी है वो तो पहले से ही चला आ रहा है, कोई नई बात नहीं है। राजनीति का अखाड़ा तो है ही, क्योंकि ज़्यादातर किसान संगठन किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं। ये भांडा तब फूटा जब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर इस किसान नेता ने, ये बीकेयू के लीडर हैं, और इन्होंने एक मीटिंग कर ली, इसका वीडियो बाहर आ गया और बाद में ये मालूम चला कि ये 10 करोड़ रुपए की डील हुई थी, और शायद इसलिए इनके ऊपर किसान संगठनों ने एक्शन भी लिया है। इन्हें इस पूरे संघर्ष समिति से इन्हें बाहर कर दिया गया है और इनके ऊपर कोई डिसिप्लिनरी कार्यक्रम भी एक्शन भी लिया जाएगा, ऐसी बात बताई जा रही है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये 10 करोड़ का मसला बड़ा घातक साबित होने वाला है। इनके खिलाफ एक्शन इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि इनकी चोरी पकड़ी गई, और ये चोरी सिर्फ ये नहीं पकड़ी ये गई कि ये बाकी के किसान नेताओं के साथ शायद ये धनराशि बांट नहीं रहे होंगे। दरअसल ये जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के नाम पे किसान संगठन जो बने हुए हैं, इनकी आदत ही शुरू से रही है कि ये लेन देन में ज़्यादा विश्वास करते हैं। कई दिनों के बाद उन्हें इस तरह का मौका मिला है, और कोई भी, ये जो आप देखिए इसमें 300-400 संगठनों का नाम है। कौन कहाँ से पैसे किस तरीके से उठा रहा है ये किसी को मालूम नहीं है। ये दायित्व देश की जांच एजेंसियों की है कि एक पकड़ा गया है, बाकी लोगों के नकाब जो हैं वो कब उतारे जाएंगे। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट की ओर से किसान संगठनों को बड़ा झटका लगा है। दरअसल नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर लगभग 54 दिनों से किसान आंदोलन जारी है। ऐसे में किसानों की 26 जनवरी को प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस मामले में आज कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने ट्रैक्टर रैली का मुद्दा दिल्ली पुलिस पर छोड़ दिया है। कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली में प्रवेश की अनुमति किसे देनी चाहिए और किसे नहीं, इस बारे में फैसला करने का पहला अधिकार पुलिस को है। डॉक्टर मनीष, अब आखिर ये जो राकेश टिकैत ने दावा किया था, ऐलान किया था ट्रैक्टर रैली का, क्या ये ट्रैक्टर रैली किसान संगठनों की कामयाब हो पाएगी? देखिए, ये ट्रैक्टर रैली तो होनी है नहीं, ये बात आप समझ लीजिए कि ये हिंदुस्तान है। यहाँ गणतंत्र दिवस परेड के दिन दिल्ली के अंदर में कोई उसे विघ्न करने के लिए आ जाए और उसे खुली छूट मिल जाए, ये तो असंभव है। लेकिन सवाल ये है कि इन्हें रोका कैसे जाए। सरकार अपने माथे पे कोई उसका कहते कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहती, इसलिए पुलिस और सरकार दोनों सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। वहां सुप्रीम कोर्ट है जो पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहती है, वो अपने आप को इस तरह से पेश नहीं करना चाहती कि इन्होंने एक ऐसा फैसला सुना दिया जिसके जरिए किसानों के प्रोटेस्ट करने का जो अधिकार है उसका हनन हो गया। दरअसल सब अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को दूसरे के माथे
छोड़ना चाहते हैं और आखिरकार होगा ये कि किसी एक अधिकारी को, एक दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को यह फैसला लेना पड़ेगा कि इन्हें कैसे रोका जाए। और जिस तरह की जिद है किसान संगठनों की, अगर ये अंदर आएंगे, इन्हें रोका जाएगा तो इनके ऊपर वाटर कैनन फेंका जाएगा, तो उससे भी वो नहीं मानेंगे, तो फिर इनके ऊपर लाठीचार्ज की जाएगी, उससे भी ये नहीं मानेंगे, तो ये गोली चलेगी, वहाँ पे खून खराबा होगा, लोगों की मौत होगी। और यही इन सारे किसान आंदोलन के नेताओं का मेन पर्पस है कि इतना बड़ा हंगामा कर दो दिल्ली के अंदर में कि ताकि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की छवि बदनाम हो जाए और ये लेफ्ट लिबरल कबाल, ये वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स के जरिए ये प्रोपेगेंडा कर सके कि हिंदुस्तान में कोई डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ पे हिंदू फासिस्टों की सरकार है। जी, चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी और बार्क के पूर्व सीईओ पार्थो दास गुप्ता के बीच हुई व्हाट्सएप चैट के लीक होने का विवाद अब पाकिस्तान तक पहुंच गया है। ऐसे में पाकिस्तान की दखलंदाजी के बाद कांग्रेस ने भी इस मामले में अपना बयान जारी करते हुए जेपीसी जांच की मांग की है। मामले में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक के बाद एक कई ट्वीट्स किए और अर्नब के जरिए मोदी सरकार पर निशाना साधा। डॉक्टर मनीष, आखिर अब ये व्हाट्सएप चैट लीक होने का जो मामला है उसमें क्यों पाकिस्तान दखलंदाजी कर रहा है और क्या कांग्रेस जो मांग कर रही है पाकिस्तान के जरिए वो निशाना साधने की कोशिश कर रही है? देखिए, जब बंदर के हाथ में अस्तूरा मिल जाता है तो कुछ न कुछ अनहोनी हो ही जाती है। कांग्रेस पार्टी उसी हिसाब से चल रही है। ये व्हाट्सएप चैट में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें ये आरोप लगाया जा सके कि अर्नब गोस्वामी के पास मिलिट्री सीक्रेट्स की जानकारी थी कि हिंदुस्तान बालाकोट के अंदर एयर स्ट्राइक करने वाला है। ऐसी कोई जानकारी इस व्हाट्सएप चैट में नहीं है। व्हाट्सएप चैट में सिर्फ इतनी बात कही गई है कि मोदी सरकार कुछ बड़ा करने वाली है। और जब ये एयर स्ट्राइक हो गया तो पार्थो दास गुप्ता ने ये भी पूछा कि क्या जो तुमने ये कहा था कि कोई बड़ा एक्शन लिया जाएगा हिंदुस्तान की तरफ से, तो क्या ये वही है? तो उसने कहा ये नहीं, वो नहीं, इससे भी कुछ बड़ा होगा। लेकिन उससे बड़ा तो कुछ हुआ नहीं। इसलिए ये दो दोस्तों के बीच की गई बातचीत है और इसको लेकर के इमरान खान इसलिए कूदे हैं क्योंकि हिंदुस्तान के जो रिटायर्ड मीडिया के जो थके हारे फूके हुए कारतूस किस्म के जो पत्रकार हैं, इन्होंने जो अर्नब गोस्वामी के खिलाफ जो मुहिम छेड़ रखी है उसमें इन लोगों ने इस तरीके से पेंट करने की कोशिश की कि पुलवामा मोदी सरकार ने करवाया, ये एयर स्ट्राइक के बारे में उन्हें पहले से जानकारी थी। हालांकि ये सारी प्रोपेगेंडा, ये सारा कुछ जो हुआ सोशल मीडिया में जिस तरह से ये सब्जेक्ट ट्रेंड किया, इसके बारे में बताया जा रहा है कि इसके पीछे आईएसआई 3-4 दिनों से मेहनत कर रही थी और उनके मेहनत को कह सकते हैं कि वो इसमें कामयाब रहे कि हिंदुस्तान के जो मूर्खाधिराज लोग हैं जो सोशल मीडिया में, इन लोगों ने उस प्रोपेगेंडा को बहुत अच्छी तरीके से उसमें न सिर्फ हिस्सेदारी की बल्कि उसमें अपनी भूमिका निभाई। और इसलिए इमरान खान को ये मौका मिल गया ये कहने का कि जो भारत की जो सरकार है वो बाकायदा एक हिंदू फासिस्ट सरकार है और ये मुसलमानों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं और एक फॉल्स फ्लैग खुद ही इन्होंने इस तरह का हमला करवाया और चुनाव जीतने के लिए एयर स्ट्राइक करवा दिया। यही थ्योरी कांग्रेस पार्टी दे रही है, यही थ्योरी लेफ्ट लिबरल कबाल दे रहे हैं, यही थ्योरी अब ये अर्नब से जलने वाले पत्रकार दे रहे हैं। इस मसले में कोई दम नहीं है, इस पे कोई भी जेपीसी की मांग वो राजनीतिक है, वो अपना खुन्नस निकाल रहे हैं। सरकार इस पे कोई एक्शन नहीं लेगी। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। महाराष्ट्र और कर्नाटक की सरकार के बीच अपने क्षेत्र की जमीनों को लेकर एक बार फिर सियासी जंग छिड़ गई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कर्नाटक के कुछ इलाकों पर दावा ठोका है। ठाकरे का कहना है कि उनकी सरकार कर्नाटक राज्य में उन क्षेत्रों को महाराष्ट्र में शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध है जहां मराठी भाषी लोग बहुमत में हैं। ऐसे में ठाकरे के इन दावे के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने जवाब देते हुए कहा कि राज्य की 1 इंच जमीन महाराष्ट्र को नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही बंगाल में शिवसेना की एंट्री से भी हलचल तेज हो गई है। डॉक्टर मनीष, जिस तरह का दावा उद्धव ठाकरे ने यहाँ ठोका है कि कर्नाटक के कई इलाके जो हैं वहां मराठी भाषी लोगों की बहुमत है, तो अचानक से क्यों इस तरह के दावे वो कर रहे हैं? राजनीति का ये खेल ही ऐसा होता है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। दरअसल वहाँ पे बीजेपी की सरकार है,
शिवसेना ये अच्छी तरह से जान रही है कि उनका जो मराठा मानुस का जो प्लैंक है, जो हिंदुत्व का जो प्लैंक है, जो उनकी विचारधारा है, ये कांग्रेस पार्टी और एनसीपी के साथ हाथ मिलाने की वजह से वो खंड खंड विखंड हो रही है। और इसलिए वो कुछ ऐसे मुद्दे की तलाश में है जिससे वो भारतीय जनता पार्टी को घेर सके कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्रियों के खिलाफ है, महाराष्ट्र के खिलाफ है। और इसलिए उन्होंने एक ऐसे गड़े हुए मुर्दे को उखाड़ा है कि जिससे भारतीय जनता पार्टी फंस जाएगी। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, चूंकि वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार थे, इसलिए वहाँ से जवाब आ गया कि कर्नाटक एक भी इंच नहीं देगा। मतलब ये कि शिवसेना और बीजेपी इस मसले के ऊपर आमने सामने हो जाएगी और महाराष्ट्र में बीजेपी के समर्थन में कुछ कमी आएगी, ऐसा इनकी प्लानिंग है। और इसी चीज़ को वो आगे बढ़ाने के लिए वो बंगाल पहुंच गए हैं। हालांकि पता नहीं पश्चिम बंगाल में शिवसेना की यूनिट है भी या नहीं है, या महाराष्ट्र का कोई भी लीडर बंगला बोल सकता है या नहीं बोल सकता है, वो आउटसाइडर है या इनसाइडर है, ये पता नहीं। लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये शरद पवार के इशारे पे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए, जैसे ये लोग कहते हैं कि बीजेपी के समर्थन के लिए, बीजेपी को जिताने के लिए, मुसलमानों के वोट को काटने के लिए ओवैसी को बंगाल भेजा जा रहा है। वो बीजेपी के दलाल के रूप में बंगाल में काम कर रहे हैं। उसी तरीके से शिवसेना को वहां पे उतारा जा रहा है ताकि बीजेपी को नुकसान पहुंचाया जा सके। अगर ओवैसी बीजेपी का दलाल है तो शिवसेना बेशक ममता बनर्जी और कांग्रेस पार्टी की दलाल है। यही इससे समझ में आता है। जी, चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। पाकिस्तान के सिंध में लोगों का रोष बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ के लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ आजादी रैली निकाली है। ये रैली पाकिस्तान में अलग सिंध देश बनाने की मांग करते हुए निकाली गई है। रैली में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए और सिंध के स्थानीय निवासियों ने आजादी की मांग करते हुए पीएम मोदी की तस्वीरों वाली तख्तियां लहराई। डॉक्टर मनीष, जैसा कि लंबे समय से सिंध के लोग यहाँ आजादी की मांग कर रहे हैं, इमरान खान के खिलाफ भी विपक्ष खड़ा हुआ है पाकिस्तान में, और अब पीएम मोदी से इन्होंने मांग की है, क्या भारत की ओर से इस मामले में कोई आवाज उठाई जाएगी? देखिए, ये तो आज़ादी ब्रिगेड है, हमें चाहिए आज़ादी। ये तो कश्मीर के अलगाववादियों के साथ खड़े हो जाते हैं। ये लुटियन गैंग, ये कहते हैं भाई जो कश्मीर के जो अलगाववादी हैं, गिलानी साहब है ना, उमर साहब है ना, इनके लिए तो ये सब भगवान हैं। और जब सिंधु देश के बारे में बात होगा, बलूचिस्तान के बारे में बात होगा, तो इनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। इसलिए हिंदुस्तान से कोई आवाज़ नहीं निकलेगा। लेकिन ये जो वहाँ हो रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। सिंधु देश की डिमांड जो है 1972 से वहाँ से चला आ रहा है। जब बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों एक देश हुआ करते थे, तो मुजीबुर रहमान ने वहाँ पे बांग्ला लैंग्वेज को लेकर के एक अलग तरह का नेशनलिज्म, बंगाली नेशनलिज्म को लेकर के उन्होंने एक मुहिम छेड़ी थी, जिससे उन्हें उर्दू से भी आज़ादी मिल गई और पाकिस्तान से भी आज़ादी मिल गई। उसी प्रेरणा से, उसी मुहिम से जो बांग्लादेश के अंदर में हुआ, उसी की प्रेरणा से एम सैयद नाम के एक बड़े नेशनलिस्ट, सिंधी नेशनलिस्ट थे, उन्होंने ये मुहिम की शुरुआत की थी कि ये पाकिस्तान के अंदर ये सब कुछ पंजाबी लोगों ने कैप्चर कर लिया है और ये जो बाहर से जो लोग आए हैं हिंदुस्तान से, इन्होंने उर्दू थोप दी है। सिंधियों का अपना अलग लैंग्वेज है, अलग कल्चर है। वो खैबर पख्तूनख्वा या फिर पंजाब, ये इन लोगों से वो मेल नहीं खाती। ये एक अलग आइडेंटिटी है और ये आइडेंटिटी इतना प्रबल है कि हिंदुस्तान जब एक हुआ करता था, जब रविंद्रनाथ टैगोर ने नेशनल एंथम लिखा था, तो पंजाब और सिंध को अलग अलग बताया था, पंजाब, सिंध, मराठा। तो वो जो सिंध की जो आइडेंटिटी है, वो लोग इस बात को लेकर के शुरू से ही मांग कर रहे थे। लेकिन बेनजीर भुट्टो की मौत के बाद से ये आंदोलन फिर से वो बड़ा होता चला जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे लोगों को लगता है कि वहाँ पे टेररिज्म हो या फिर आर्मी हो, पुलिस हो, सरकारी जॉब हो, मतलब ये कि पाकिस्तान का जो पूरा तंत्र है वो सिंधियों को एक्सप्लॉइट कर रहा है। वहाँ उनकी जो हालत ख़राब हो रही है, उसके लिए वो पाकिस्तान को इसके लिए ज़िम्मेदार मानते हैं। चूँकि उनकी एक अलग आइडेंटिटी है, इसलिए ये पुराना जो मुहिम है वो अब रंग ला रहा है। और इसके लिए जो कल वहाँ पे जो रैली निकली है, वहाँ
प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर जरूर थी, लेकिन सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की ही तस्वीर नहीं थी, दुनिया भर के तमाम बड़े बड़े लीडर्स की तस्वीर थी। क्योंकि ये जो सिंधु देश की जो मांग है वो एक इंटरनेशनल मुहिम है। ये अलग अलग देशों में भी जो सिंधी हैं वो इस चीज़ की मांग करते आ रहे हैं। तो सिर्फ मोदी साहब के लिए ही वो रैली नहीं थी, बाकी जो दुनिया भर के जो तमाम मुल्क हैं उनसे ये गुजारिश की जा रही थी कि हमें पाकिस्तान से, पाकिस्तान की आर्मी से और वहाँ के शोषण से हमें बचाया जाए। जी डॉक्टर मनीष, देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।